अदिति जब तक रोटी सब्जी गर्म करके अपने कमरे में पहुंचती है, वो सामने देखती है कि राहुल कमरे में है ही नहीं। वो थोड़ा चौंकती है और राहुल को कॉल करती है। राहुल फोन काट देता है। अदिति खुद से कहती है, ये राहुल का भी ना कुछ समझ नहीं आता, न जाने क्या चाहता है। अगले दिन की सुबह होती है और राहुल अदिति को कॉल बैक करता है। वो कहता है, अदिति, सुहास और सुधीर दोनों से ब्लड लेने का तरीका मिल गया मुझे। अदिति अचंभित होकर पूछती है, कैसे? राहुल तुरंत कहता है, कल रात हॉस्टल का खाना खाने के बाद हॉस्टल के लगभग सारे लड़कों को पेट में प्रॉब्लम हो गई है। ऑलमोस्ट पूरा हॉस्टल आज कॉलेज नहीं गया है। ऐसे में मुझे एक तरकीब आई, क्यों ना सब लोगों का ब्लड सैंपल ले लिया जाए, ये कहकर कि ब्लड टेस्ट में देखा जाएगा कि बॉडी में सब ठीक है या नहीं। अदिति कहती है, अच्छा आइडिया है, मैं पत्ते लेकर तुरंत खंडर में पहुंचती हूं, तब तक तुम ब्लड सैंपल ले लो। अदिति अपने घर से निकलती है और उसके पिता खुद से कहते हैं, 5 पत्ते इकट्ठा हो जाएं तो मेरा अमर होने का सफर शुरू हो। एक बार अमर हो गया तो फिर पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। अदिति चलते हुए खंडर में पहुंचती है, जहां वो तुरंत उन पत्तों को निकालकर बाहर रखती है और सुहास और सुधीर के खून का इंतजार करने लगती है। राहुल एक नर्स को लेकर सुहास और सुधीर के कमरे में पहुंचता है और उन दोनों से कहता है, सर, मैं पूरे हॉस्टल में ब्लड टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं ताकि सबकी हेल्थ पर नजर रखी जा सके। कभी कभी स्टमक इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। यह सुनकर सुहास और सुधीर दोनों एक पल के लिए घबरा जाते हैं और वो दोनों तुरंत अपने अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो नर्स तुरंत उनका ब्लड लेती है और वहां से निकल जाती है। राहुल बाहर आकर उस नर्स को पैसे देता है और कहता है, थैंक यू सो मच मैम। वो नर्स वहां से निकल जाती है और राहुल उस ब्लड सैंपल को लेकर वहां से खंडर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ हॉस्टल का एक और लड़का छगन आता है और वो सुहास और सुधीर के कमरे में जाता है। सुहास छगन से पूछता है, तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो गया क्या? छगन अचंभित होकर पूछता है, कौन सा ब्लड टेस्ट? मेरा तो कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। यह सुनकर सुहास को शक हो जाता है और वो सीधे राहुल को फोन करता है। राहुल फोन देखता है और घबराते हुए खुद से कहता है, कैसे भी करके मुझे इस खून की बूंद को अदिति तक पहुंचाना होगा, उसके बाद इन दोनों का खेल भी खत्म। हॉस्टल में सुहास सुधीर से कहता है, यार, इस राहुल पर मुझे बहुत शक हो रहा है, ये कुछ तो कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इधर राहुल दौड़ते हुए खंडर में घुसता है और सीधे दौड़कर ब्लड सैंपल की बॉटल्स अदिति के हाथ में देता है। अदिति तुरंत सामने रखे 2 पत्तों को देखती है। एक पत्ते पर वो सुधीर का और दूसरे पर वो सुहास का खून डाल देती है। राहुल कहता है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब इन दोनों की मौत एक दूसरे की आंखों के सामने होने वाली है। रक्त की बूंद पत्तों पर पड़ते ही हॉस्टल के कमरे का नजारा दिखने लगता है, जहां सुहास और सुधीर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अदिति और राहुल इस नजारे को ध्यान से देख रहे हैं और अदिति कहती है, अब यहां ना तो कोई गाड़ी है और ना ही कोई एक्सीडेंट की संभावना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनकी एक्सीडेंटल डेथ होगी। अगर रॉकी को पता चल गया ना कि उसके दोस्तों को मारने में हमारा हाथ है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यह सुनते ही राहुल कहता है, वो अब कुछ नहीं कर सकता। अदिति को राहुल की बात समझ नहीं आती और वो पूछे उससे पहले पत्ते पर नजारा बदल जाता है। सुधीर सुहास से कहता है, यार, तुझसे एक बात कहूं, सच बताऊंगा, बुरा मत मानना। यह सुनते ही सुहास कहता है, बोलना भाई। सुधीर सामने से कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड स्वाति माल थी यार, मतलब पूरे कॉलेज में उसके जैसा आइटम नहीं देखा मैंने। यह सुन के सुहास का चेहरा गुस्से से भर जाता है। अदिति को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन राहुल सब समझ जाता है। वो तुरंत अदिति से कहता है, सुधीर ने यह बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सुहास आज भी उस लड़की से बहुत प्यार करता है और उसके फोन में आज भी जो पासवर्ड है उसकी गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ है। यह सुनकर अदिति चौंक जाती है और सामने पत्तों पर देखने लगती है। सुहास गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होता है और सुधीर के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है। सुधीर भी गुस्से में आता है और उठकर सुहास को मारने की कोशिश करता है। कमरे में दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी सुहास के हाथ से सुधीर को एक धक्का लगता है और सुधीर सीधे खिड़की से बाहर लटक जाता है। सुहास सुधीर के पास आता है और कहता है, जो तूने कहा वो ठीक नहीं कहा सुधीर, अब जा, मर।
सुधीर नीचे देखता है तो पाता है कि नीचे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एक बड़े पहियों वाली गाड़ी रोड पर आगे पीछे हो रही है। सुहास सुधीर को गुस्से में नीचे धक्का देता है, लेकिन तभी सुधीर गिरने से पहले सुहास को उसकी चेन पकड़कर नीचे खींच लेता है। वो दोनों नीचे जाकर गिरते हैं जहां रोड पर काले रंग का डामर फैला हुआ है। उनके गिरते ही वो बड़ी सी काले रंग का डामर फैला हुआ है। उनके गिरते ही वो बड़ी सी गाड़ी उन्हें चपटा करते हुए उनके ऊपर से निकल जाती है और ऑन स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। यह देखकर अदिति और राहुल बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। राहुल अदिति से कहता है, इसका मतलब यह है कि यह पत्ता एक अचूक शास्त्र है और इसे सब कुछ मालूम है कि कैसे किसी की जान लेनी है। अदिति कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें जल्द से जल्द रॉकी को ढूंढ कर मारना होगा। राहुल कहता है, उसे मारने का तरीका है मेरे पास। कल सुबह हम मारेंगे उस रॉकी को और अपने बदले को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ अदिति के पिताजी अपने हाथ में वो 3 पत्ते लेकर बैठे हैं। वो उन पत्तों को संदूक में डालते हैं और कहते हैं, बस एक बार मेरे पास 5 पत्ते पूरे हो जाए, फिर 5 पत्र का समूह पूरा होते ही मैं अमर होने के योग्य हो जाऊंगा। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। अदिति के पिताजी के पास 3 पत्ते इकट्ठा हो चुके हैं और अदिति अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। लेकिन वो जैसे ही सुबह सोकर उठती है, वो खुद से एक सवाल करती है। सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर मुझे 4 ही लोगों को मारना था तो मुझे उस पेड़ से 6 पत्ते क्यों प्राप्त हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी है जिसके बारे में मुझे सच नहीं पता? जहां एक और अदिति कई सवालों से घिरी थी, वहीं दूसरी ओर राहुल रॉकी से उसके घर पर मिलता है। रॉकी की आंख में आंसू है, लेकिन वो खुद के आंसू छुपाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे 2 दोस्त जो कि जिगरी दोस्त हैं मर कैसे सकते हैं? और सबसे पहले अजीत का मरना तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। यह सुनकर राहुल रॉकी को समझाते हुए कहता है, देखो कुछ तो ऐसा है जो तुम लोगों के पीछे है, कोई बुरी नजर या कुछ भी। राहुल अपनी बात पूरी करता उससे पहले रॉकी राहुल से सवाल करता है, मुझे ये बताओ राहुल कि तुम उस अदिति के साथ खंडर में क्या करते हो? जिस दिन अजीत की मौत हुई उस दिन तुम खंडर में थे, ऐसा मुझे सुहास ने बताया था। क्यों गए थे तुम अदिति के साथ वहां? यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस रॉकी को कैसे पता है इस बारे में? इस रॉकी को कैसे पता है इस बारे में? रॉकी गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बोलो वरना तुम्हें भी मेरे दोस्तों के पास भेज दूंगा। राहुल तुरंत कहता है, यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अदिति वहां लेकर गई थी, बोली मेरा झुमका वहां गिर गया है, मैं चल दिया वहां उसके साथ। पर सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका झुमका ओल्ड बिल्डिंग में कैसे गिर सकता है। रॉकी इस पर कोई जवाब नहीं देता और राहुल से पूछता है, तुम अभी कुछ बुरी शक्तियों के बारे में कह रहे थे, क्या उनसे बचने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनते ही राहुल मनी मन कहता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो रॉकी से तुरंत कहता है, देखो एक उपाय है, अगर तुम मुझे अपने खून की एक बूंद दे दो तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसी बुरी शक्तियां होती है जिनसे बचा जा सकता है और तुम्हारा खून ही तुम्हारा रक्षा कवच है। यह सुनते ही रॉकी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर तुरंत अपने रूम में पड़ी कटार उठाता है और अपनी हथेली पर कट मार के तुरंत अपना खून राहुल को एक छोटी सी डब्बी में दे देता है। राहुल वो डिब्बी लेकर निकलता है और बाइक पर बैठते ही सीधे अदिति को कॉल करता है। अदिति फोन देखती है और जैसे ही वो कॉल पिक करती है, सामने से राहुल जल्दबाजी में कहता है, रॉकी का खून मुझे मिल गया है, जल्दी ओल्ड बिल्डिंग में पहुंचो। राहुल बाइक लेकर निकलता है और दूर खिड़की से रॉकी उसे शक की नजर से देखता है। राहुल ओल्ड बिल्डिंग के उस खंडर में पहुंच जाता है और वहीं उसे अदिति दिखती है, जिसने पत्ते बिछाकर पूरी तैयारी कर रखी है। राहुल के वहां पहुंचते ही अदिति सबसे पहले राहुल से वो खून की बूंद लेती है और कहती है, मैं जल्दी से उस रॉकी को मरते देखना चाहती हूं, बस फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अदिति के चेहरे पर खुशी के भाव हैं और राहुल उसे देख रहा है, लेकिन तभी अदिति उस पत्ते पर रॉकी का खून डालते हुए कहती है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई राहुल, कि अगर मुझे 4 ही लोगों को मारना था, उस पेड़ की डाली से 6 पत्ते क्यों गिरे? ये 2 पत्ते एक्स्ट्रा क्यों हैं? राहुल भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे लगता है अदिति तुम्हारे केवल 4 दुश्मन नहीं बल्कि 6 दुश्मन हैं।
शायद हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। यह सुनकर अदिति कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन कौन हो सकता है वो पांचवा दुश्मन जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। वो इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनकी आंखों के सामने उस पत्ते पर एक दृश्य नजर आता है। रॉकी एक स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ है और वो सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बैठे उस आदमी से पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कैसे पता चला कि वो राहुल मुझसे मिलने आएगा? ये सुनकर अदिति और राहुल पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रॉकी किससे बात कर रहा है। लेकिन तभी रॉकी के सामने बैठा हुआ आदमी अपनी जगह से थोड़ा आगे आता है और रॉकी की तरफ झुककर टेबल पर रखा अपना जूस का ग्लास उठाता है। अदिति राहुल की तरफ देखती है और कहती है, ये कौन है और हमारे बारे में कैसे जानता है? राहुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कुछ सोच रहा है, तभी वो आदमी राहुल और अदिति को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नजर आता है। उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि वो मजे से जूस पी रहा है और ग्लास के कारण उसका चेहरा ढका हुआ है। लेकिन जैसे ही वो जूस का ग्लास हटाता है, पत्ते पर अदिति को उसका चेहरा नजर आता है। यह देखकर कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड उमेश है, अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राहुल कहता है, अब मुझे समझ आया कि 6 पत्ते क्यों गिरे थे उस पेड़ से। इधर अदिति के घर पर उसके पिताजी अपने कमरे में रखे उस संदूक को निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि अभी 3 लाल रंग के पत्ते रखे हैं। वो खुद से कहते हैं, 3 पत्ते हैं मेरे पास, बस 2 पत्ते और आ जाएं तो फिर मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जिसका मुझे इंतजार है। कितने साल इंतजार किया मैंने ये सब पाने के लिए, पर अब मैं मेरी मंजिल के करीब हूं। और उस अदिति को कुछ नहीं पता मेरे खेल के बारे में। वो नहीं जानती ये पत्ते कितने शक्तिशाली हैं। कौन बताए उस मूर्ख को कि लाल पत्ता हरे पत्ते से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मैं कभी उन हरे पत्तों को प्राप्त नहीं कर पाता अदिति, लेकिन तूने मुझे दिए वो लाकर। ये सब कहते हुए वो उन पत्तों को संदूक से निकालता है और ऊपर हाथ करके जैसे ही हवा में छोड़ता है, वो पत्ते हवा में तैरने लगते हैं लेकिन जमीन पर नहीं आते। ये दृश्य देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जल्द ही मैं बनूंगा अमर। अदिति और राहुल दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है उमेश को ऐसे खुश देखकर। तभी अदिति आंख में आंसू लिए कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान थी उमेश, और तुम वहां जूस पी रहे हो। तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? राहुल को सब कुछ समझ आ जाता है और वो खुद से कहता है, इसका मतलब तो यह है कि उमेश ही उस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। उसी ने अदिति को वहां बुलाया और फिर उसके बाद बाकी सबने भी अदिति के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन अदिति को तो अभी भी सच नहीं समझ आ रहा है। लेकिन अगले ही पल अदिति पत्ते पर देखती है कि उमेश रॉकी से कहता है, वो जो वीडियो तुमने घुमाया है ना उस लड़की का, वो इतनी बड़ी गलती थी जिसके लिए मेरा बस चलता तो मैं ही तुम्हें मार देता। कितनी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे वीडियो। ये बात सुनकर तो अदिति के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और वो रोते हुए राहुल से कहती है, इसका मतलब उमेश ने ही ये सब कुछ करवाया था। राहुल अदिति को गले लगाता है और तभी सामने से उमेश के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे कहां जा रहे हो रॉकी? राहुल और अदिति दोनों पत्ते पर देखते हैं कि उमेश की आंखों के सामने रॉकी उस पानी में कूद जाता है। उमेश को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में कहता है, क्या बेवकूफ लोग हैं यार, यहां मैं सीरियस बात कर रहा हूं और इन भाई साहब को स्विमिंग करनी है। उमेश गुस्से में वहां से जाने लगता है और अपना टॉवल लेकर जैसे ही निकलने लगता है, उसका ध्यान पूल में गए रॉकी पर जाता है, जो दरअसल पानी में तैर ही नहीं रहा है। उमेश तुरंत इधर उधर देखने लगता है, तभी अचानक उस गहरे पूल में से रॉकी की लाश बाहर आती है। यह देखकर उमेश चौंक जाता है और खुद से कहता है, जब इसे तैरना आता ही नहीं था तो ये पानी में कूदा ही क्यों? उमेश जहां इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर अदिति और राहुल देखते हैं कि फिर से उस हरे पत्ते का रंग लाल होने लगता है और अदिति और राहुल समझ जाते हैं कि रॉकी मर चुका है। राहुल अदिति से कहता है, हम जीत गए अदिति। लेकिन राहुल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले अदिति कहती है, नहीं राहुल, अब जब तक मैं इस उमेश को ना मार दूं तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और मैं तुम्हारे साथ हूं हर जंग में अदिति। अदिति तुरंत राहुल को हग करती है और राहुल को भी अदिति की बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता है। एक पल के लिए वो अपने सारे गमों को भूलकर
एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। कुछ पलों के बाद अदिति खुद को राहुल से दूर करते हुए कहती है, चलो मैं पापा को ये पत्ता दे देती हूं। राहुल तुरंत पत्ते को एक बॉक्स में रखते हुए कहता है, हाँ जाओ, पर क्या तुम आज रात में मुझसे मिल सकती हो? अदिति राहुल से वो बॉक्स लेती है और मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। अदिति वहां से निकलती है और राहुल खुद से कहता है, तुम्हारे पिता के बारे में मेरे मन में बहुत सारे संदेह हैं अदिति। आज की रात कई और रहस्य खुलेंगे हमारे सामने। यह कहकर वो जैसे ही मुड़ता है उसे कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो सामने दीवार की तरफ जाता है और उसे एक कैमरा लगा हुआ दिखता है। वो सोचने लगता है, ये कैमरा यहां कैसे आया और किसने लगाया ये कैमरा यहां पर? राहुल का दिल चिंता से भर जाता है और दूसरी तरफ अदिति अपने घर के बाहर पहुंचती है। लगभग रात के 8 बजे और अदिति के पिता कांतिलाल नीचे बेसमेंट में हैं। वो रोटी रखते हैं उसी दरवाजे वाले बूढ़े आदमी के सामने। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो हाथ उस दरवाजे से बाहर नहीं आता तो कांतिलाल पूछते हैं, क्या बात है गुरुजी, आज भूखे रहने का इरादा है क्या? गुरुजी रोते हुए कहते हैं, तेरी जिद के आगे मैं हार गया। मैं तुझे अमर होने का रहस्य बताने को तैयार हूं। यह सुनकर कांतिलाल बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ऊपर घर के बाहर खड़ी अदिति काफी देर बेल बजाने लगती है, अपने बैग से चाबी निकालती है और ताला खोलकर अंदर घुस जाती है। वो अंदर आने के बाद आवाज लगाती है, पापा अब कहां हैं? लेकिन कांतिलाल की कोई आवाज नहीं आती है। वो नीचे बेसमेंट में है और अपने गुरुजी से कहता है, देखा, आखिर आपको झुकना ही पड़ा ना मेरे इरादों के सामने। वो तुरंत उन्हें बाहर निकालता है और गुरुजी लड़खड़ाते कदमों से बाहर आते हैं और कहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें अमर होने का रहस्य बताऊंगा, जिसके बाद तुम मुझे और अदिति को आजाद कर दोगे। ये सुनते ही कांतिलाल तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा मैं। ऊपर घर में अदिति किचन में देखती है, लेकिन उसके पिताजी नजर नहीं आते। फिर वो एक एक करके सब जगह अपने पिता को ढूंढती है, लेकिन उसके पिताजी उसे कहीं नजर नहीं आते। वो परेशान होकर खुद से कहती है, आखिर पापा गए कहां हैं? ऐसे बिना बताए तो वो कभी घर से नहीं निकलते। अदिति ये सब सोचते हुए कांतिलाल के कमरे में घुसती है, जिसकी लाइट बंद है। वो कमरे की लाइट चालू करती है। वो इधर उधर कमरे में देखती है, लेकिन उसे पापा कहीं नजर नहीं आते। वो लाइट बंद करके कमरे से जाने लगती है। तभी उसका ध्यान धीमी आवाजों पर पड़ता है और वो तुरंत उसके पिताजी के पलंग की तरफ देखती है। वो नीचे झुककर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसके पिताजी के पलंग के नीचे एक गोल लोहे का दरवाजा है। वो चौंकते हुए खुद से पूछती है, ये दरवाजा कैसा? और मुझे इस दरवाजे के बारे में क्यों कुछ नहीं पता? ये सब सोचते हुए वो तुरंत पलंग को हटाकर उस लोहे के दरवाजे को खोलने लगती है। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है तो सामने का दृश्य देखकर वो पूरी तरह चौंक जाती है। उसकी आंखों के सामने एक बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है और वो अचंभित होकर खुद से कहती है, आखिर ये सब क्या है? और पापा अगर पूरे घर में नहीं है तो यही होंगे। मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए। अदिति नीचे के बेसमेंट का दरवाजा देखकर चौंक जाती है और वो नीचे जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, वो देखती है कि उसी दरवाजे से ऊपर आने के लिए उसके पापा नीचे खड़े होते हैं। जैसे ही कांतिलाल ऊपर देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनकी बेटी अदिति ऊपर से उन्हें देख रही है। मन ही मन घबराते हुए खुद से कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अदिति को मेरा सच पता चल गया है? या आखिर यहां तक पहुंच कैसे गई? अगर इसे सच पता चल गया है तो मुझे इसे मारना होगा। कांतिलाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी अदिति ऊपर से कहती है, पापा अब वहां क्या कर रहे हैं? और मैंने क्यों नहीं देखा कभी ये बेसमेंट? कांतिलाल तुरंत कहता है, बेटा दरअसल मैं यहां पर अपनी एक विधि करता हूं, इसके लिए मुझे एकांत की जरूरत होती है। ये कहते हुए कांतिलाल ऊपर आता है और अदिति अब भी उस बेसमेंट को देख रही है। वो पिताजी से पूछती है, पापा ठीक है, अब विधि के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हो, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए कि ऐसी कोई जगह भी है हमारे घर में। सोचिए अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण आपको नीचे कुछ तकलीफ होगी तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां थे। कांतिलाल तुरंत 2 कदम आगे बढ़ता है और प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, देखो बेटा,
तुम मेरी चिंता इतनी मत किया करो, ओके। अदिति अपने पिता को हग करती है और कहती है, पापा आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बता रही हूं मैं। अदिति के पिताजी भी उसे हग करते हैं। अदिति उनके हाथों में वो लाल पत्ता देती है, जिसे देखकर अदिति के पिता के चेहरे पर चमक आ जाती है। अदिति मौका देखकर पिताजी से कहती है, पापा आज आपसे सच कहकर जाऊंगी। आज राहुल ने मुझे बुलाया है रात में डिनर पर, तो अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आज डिनर के लिए बाहर जा सकती हूँ? यह सुनते ही कांतिलाल पहले तो एक पल के लिए अदिति को देखता है और फिर प्यार से कहता है, हाँ बेटा जा, पर अपना ध्यान रखना। अदिति वहां से निकल जाती है और कांतिलाल खुद से कहता है, मैं तो चाहता ही था कि आज की रात तो इस घर से बाहर जाए, ताकि मैं आज अमावस्या की रात अपनी विधि ठीक तरीके से कर सकूं। अब तो मेरे पास चौथा पत्ता आ चुका है, मैं उस बुढ़े से रहस्य पूछकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अदिति राहुल से मिलने उसके हॉस्टल के नीचे पहुंचती है और देखती है कि सामने से राहुल आ रहा है, लेकिन वो राहुल को देखकर थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ये लड़का देखो, डेट पर ले जा रहा है लड़की को और टी शर्ट पायजामा पहन कर आ गया है। राहुल जैसे ही उसके पास आता है, अदिति कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसकी बात को काटते हुए गंभीरता से कहता है, सुनो अदिति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें किसी डेट पर ले जाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। अदिति ये सब सुनकर थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन गंभीरता से पूछती है, ऐसी भी क्या बात है? राहुल उसे लेकर हॉस्टल की छत पर पहुंचता है। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदिति तुरंत पूछती है, बोलो राहुल, मुझे डर लग रहा है। राहुल तुरंत छत पर एक कोने में जाता है और वहीं लगी एक टेबल के नीचे बैठ जाता है। वो झुक के एक एक करके टेबल के नीचे से चिपके हुए टैप निकालता है, और जब सारे टैप निकल जाते हैं तब वो वहां से एक किताब निकालता है। वो किताब राहुल के हाथ में देखकर अदिति पूरी तरह चौंक जाती है। वो राहुल से पूछती है, ये कौन सी किताब है राहुल, और इसे तुमने ऐसे छुपा कर क्यों रखा है यहां? राहुल तुरंत उस किताब को खोलता है और बिना कुछ कहे उस किताब के एक पन्ने को पढ़ना शुरू कर देता है। अमर होना मनुष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसकी विधि बड़ी सामान्य है। सबसे पहले उन विशेष पत्तों को प्राप्त करना, लेकिन फिर उनके लाल होने की प्रतीक्षा करना। 4 पत्ते एकत्रित होने के बाद अमावस्या की रात एकांत में उन पत्तों को जला देना। याद रहो, इन पत्तों को जलाने से पूर्व उस आदमी का खून आपको डालना होगा जिसका आपने त्याग किया था। ये कार्य उसी अमावस्या को किया जाना चाहिए जब घर में लगे शेर के चित्र में शेर की आंखों का रंग नीले से लाल होने लगे। यही इशारा है। ये सब सुनकर अदिति पूरी तरह चौंक जाती है। वो कहती है, तो इसलिए तुम उस दिन मेरे घर में लगी पेंटिंग को घूर कर देख रहे थे? राहुल हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने उसी दिन देखा था कि उस शेर की आंखों का रंग लाल हो चुका था। अदिति रोते हुए कहती है, इसका मतलब मेरे पापा वो विधि करेंगे? राहुल तुरंत उसकी बात पूरी करते हुए कहता है, हाँ, और वो भी आज की रात। अदिति ये सुनकर घबरा जाती है और पूछती है, मेरे पापा ने किसका त्याग किया है और वो किसका रक्त डालेंगे उस पत्ते पर? और राहुल, मुझे ये बताओ कि मेरे पापा ही ये सब करेंगे, ये हम इतने यकीन से कैसे कह सकते? और राहुल, मुझे ये बताओ कि मेरे पापा ही ये सब करेंगे, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? राहुल तुरंत किताब का पन्ना पलटते हुए अदिति को एक चित्र दिखाता है। उस निशान में एक बिच्छू बना हुआ है। उस निशान को देखकर अदिति चौंक जाती है और राहुल कहता है, ये निशान मैंने तुम्हारे बेडरूम में लगी फोटो में तुम्हारे पापा के हाथों में देखा था। अदिति भी तुरंत कुछ देर पहले घटी घटना को याद करते हुए कहती है, हाँ, और मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले जब पापा को बेसमेंट में चढ़ते हुए देखा तब उनके हाथ पर यह निशान मुझे नजर आया था। राहुल कहता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि वो उसमें किसका रक्त डालने वाले हैं, किस अपने का बलिदान किया होगा उन्होंने। जहां एक और अदिति और राहुल अदिति के पिताजी के रहस्यों के बारे में जान रहे थे, वहीं दूसरी ओर बेसमेंट में कांतिलाल अपनी विधि करने की शुरुआत कर चुका था। उससे थोड़ा दूर उसके गुरुजी बंधे हुए पड़े थे। कांतिलाल गुरुजी से कहता है, मैं व्यर्थ ही 5 पत्तों की चिंता में था, आपके मार्गदर्शन से तो यह काम 4 पत्तों में हो गया। वो खून की एक बोतल निकालता है और गुरुजी से कहता है, जानते हैं ये खून आपकी बेटी का है, मेरी पत्नी का।
पूरी दुनिया को लगता है कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई, लेकिन सच तो यह है कि मैंने मारा था उसे, शेर के सामने फेंक दिया था। जब शेर उसे खा रहा था तब तक मैंने उस पुस्तक को वहां से उठा लिया, जिससे मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला। उसी ज्ञान से मैंने जादुई किताब को प्रकट किया था और उसी से मैंने अदिति को उन पत्तों तक पहुंचाया जहां मैं नहीं पहुंच सकता था। यह सब सुनकर गुरुजी की आंख में आंसू आ जाते हैं और तभी कांतिलाल खून की उस बोतल को उठाकर अपनी विधि शुरू करता है। इधर राहुल अदिति से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां का बलिदान किया था और वो आज तक सबसे झूठ कहते आए हैं कि उनकी मौत एक दुर्घटना में हुई है। यह सुनकर अदिति कहती है, हाँ, एक बार मौसी घर पर आई थी तो वो भी यही कह रही थी। अपने पिता के बारे में इतना बड़ा सच जानकर अदिति का चेहरा गुस्से से भर जाता है। राहुल अदिति से कहता है, देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता को मारना होगा, क्योंकि एक बार वो इस विधि से अमर हो गए तो उनके भीतर शैतान जागृत हो जाएगा जो कि पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। यह सुनते ही अदिति राहुल से रोते हुए कहती है, मैं अपने पिता को कैसे मार सकती हूं राहुल? राहुल अदिति को समझाते हुए कहता है, अदिति, ये हमें करना होगा, इस मानवता के लिए करना होगा। कभी कभी हमें अपनों को मारना पड़ता है और इसीलिए हर इंसान अर्जुन जैसा महान नहीं बन सकता। अदिति सोच में पड़ जाती है। राहुल उसके सामने 5वां पत्ता निकालता है और बिछाकर कहता है, कल सुबह एक लड़के को भेजकर मैंने तुम्हारे पापा का ब्लड सैंपल ले लिया था और वो उस बोतल को अदिति के हाथ में दे देता है। दूसरी ओर अदिति के पिता अपनी पत्नी के खून को उन पत्तों पर डालने के लिए उठाते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो जल्द ही अमर होकर शैतान बनने के लिए तैयार है। और दूसरी ओर अदिति का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। क्या करेगी अब अदिति? क्या वो अपने पिता को मार पाएगी? क्या होगा कांतिलाल का? क्या वो अमर हो पाएगा? क्या अदिति एक शैतान को जन्म लेने से रोक पाएगी? या एक नया युद्ध शुरू होगा इस पृथ्वी पर जिसके बारे में अदिति को कल्पना भी नहीं है? क्यों दिया था उमेश ने अदिति को धोखा? और खंडर में सीसीटीवी का क्या रहस्य है? क्या अदिति कभी उमेश तक पहुंच पाएगी? क्या अदिति अपने जख्मों को भुलाकर राहुल के प्यार को स्वीकार कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून। एक बूंद खून